आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी माध्यम के बच्चों की स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। जो जिनका भी मीडियम हिंदी है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी को लेकर, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यूपीएससी के जो एग्जाम है आप 23 भाषाओं में दे सकते हो। इंग्लिश सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश में देते हैं, मैंने भी इंग्लिश में दिया था और मुझे दूसरी भाषाओं का नॉलेज नहीं है इंग्लिश के अलावा, ठीक है ना। लेकिन 23 भाषाओं में यूपीएससी दे सकता है। आपका माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपका मीडियम हिंदी भी हो सकता है, ठीक है ना। मराठी भी हो सकता है, गुजराती भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, तेलुगु भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है आपका। तो वो सारे मीडियम के लिए मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। 23 भाषाओं में से कोई भी मीडियम होगा आपका, उसकी स्ट्रैटेजी सुन लो अभी, ठीक है ना। तो देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि नोट्स उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। अब देखो, इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे और हिंदी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे यूपीएससी के। लेकिन आपको मराठी में चाहिए, आपको गुजराती में चाहिए, आपको पंजाबी में चाहिए, आपको उर्दू में चाहिए, ठीक है ना। आपको आसामी में चाहिए, आपको तेलुगु में चाहिए, आपको तमिल में चाहिए, आपको कन्नड़ा में चाहिए। इन सब भाषाओं में यूपीएससी के नोट्स ही नहीं मिलते, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, गूगल बार्ड का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। गूगल बार्ड फ्री सर्विस है, गूगल बार्ड का इस्तेमाल करो और जो भी इंग्लिश में जितने भी नोट्स मिलते हैं उसको अपनी मनपसंद भाषा में ट्रांसलेट कर लो, उसकी मतलब अनुवाद कर लो उसका। अंग्रेजी माध्यम के जो नोट्स है उनका अनुवाद कर लो, तो अपनी मनपसंद भाषा में गूगल बार्ड का इस्तेमाल करके आप उसमें इमेज अपलोड कर सकते हो, इमेज भी अपलोड कर सकते हो और उसमें आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप गूगल बार्ड का इस्तेमाल करो, बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन करता है, ठीक है ना, परफेक्ट करता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब ये तो हो गया पहली बात, गूगल बार्ड का इस्तेमाल करो। इंग्लिश में नोट्स लो, इंग्लिश में नोट्स लो, उसका गूगल बार्ड में उसको डालो जो भी आपको ट्रांसलेट करना है, और उसके बाद में वो आपको मनपसंद भाषा में दे देगा, ठीक है ना। हिंदी में चाहिए, अगर हिंदी में भी नहीं मिल रहे नोट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में भी नोट्स नहीं मिलते, तो अगर हिंदी में नहीं मिल रहे नोट्स या किसी और भाषा में नहीं मिल रहे तो गूगल बार्ड में डालो। हिंदी में मोस्ट प्रॉबेबली मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, हिंदी में मोस्ट प्रॉबेबली नोट्स मिल जाएगा, लेकिन दूसरी भाषाओं में नहीं मिलता, इंग्लिश और हिंदी में मिलता है बस, ठीक है ना। तो आप दूसरी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल बार्ड की मदद से, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये तो हो गया आपकी स्ट्रेटेजी कि नोट्स का क्या करें। फिर कभी कभी यूपीएससी जो है गलत ट्रांसलेशन कर देती है, ठीक है ना। कभी कभी यूपीएससी जो ट्रांसलेशन है यानी अनुवाद जो है वो गलत कर देती है, तो उसका क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए स्ट्रेटेजी। देखो, आप मान लो साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो, जीएस का साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो मान लो आप लोग, ठीक है ना। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पढ़ रहे हो, मान लो आप यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हो जीएस में, साइंस एंड टेक में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चों को देखा है मैंने, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो केवल सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक पढ़ के जाते हैं, ठीक है ना। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं, जीएस में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, तो वो क्या सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश के जो वर्ड है उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो इंग्लिश के वर्ड है उसको कंप्लीटली वो इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक पढ़ के जाते हैं। उससे समस्या ये आती है कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के हिंदी में एक से ज़्यादा ट्रांसलेशन है, एक से ज़्यादा शब्द अवेलेबल है हिंदी में यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के लिए। सिर्फ सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक एक ही ट्रांसलेशन नहीं है, बहुत सारे ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के सिर्फ सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक एक ही ट्रांसलेशन नहीं है, बहुत सारे ट्रांसलेशन है हिंदी में, 3-4 है करीब करीब, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि हर कोचिंग वाला अलग शब्द लिखता है हिंदी में, ठीक है ना। हर कोई सुकेंद्रिक अकेंद्रिक नहीं लिखेगा, अलग अलग कोचिंग वाला अपना अलग अलग शब्द लिखेगा, ठीक है ना। तो उससे होता क्या है मैं बताता हूँ, हर कोचिंग अलग अलग अनुवाद करती है, ठीक है ना। और यूपीएससी वाला और कोई तीसरा शब्द लिख के देता है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों को कोई तो भी और तीसरा शब्द वापर लेता है यूपीएससी वाला, तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आता उसके कारण, ठीक है ना। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सवाल समझ में नहीं आया भाई मेरे को, ठीक है ना। सुकेंद्रिक अकेंद्रिक पढ़ के गया था मैं, अब वहाँ सुकेंद्रिक अकेंद्रिक लिख के नहीं आया है, कोई दूसरा शब्द लिख के आया है, और प्रोकैरियोट यूकैरियोट मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है ना। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हिंदी में कोई फिक्स शब्द नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसलिए आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट याद करें, ठीक है ना। जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, मैं क्या बोलना चाहिए उसको, वॉकेबुलरी जो है, शब्दों की वॉकेबुलरी जो है वो इंग्लिश की ही रटो रे भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। शब्दों की वॉकेबुलरी इंग्लिश की रटो, ठीक है ना। शब्दों की वॉकेबुलरी इंग्लिश की, रूट वर्ड, ठीक है ना। रूट वर्ड जो है ना, मतलब मूल शब्द, ठीक है ना। मूल शब्द सिर्फ इंग्लिश का रटो, ठीक है। इंग्लिश का याद रखो, रटो मतलब याद रखो, मूल शब्द आप इंग्लिश का याद रखो, और एग्जाम में जो अनुवाद लिख के आता है वहां पे, ठीक है ना, जो हिंदी में या दूसरी भाषा में जो भी ट्रांसलेशन लिख के आता है, ठीक है ना, उसको आंसर लिखने में इस्तेमाल करो, ठीक है ना। समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ही याद रख कर जाएं, और एग्जाम में क्या अनुवाद लिख कर आया उसके हिसाब से अपना उत्तर बना ले, ठीक है ना। एग्जाम में क्या अनुवाद लिख के आया उसके हिसाब से अपना उत्तर बना ले, लेकिन आप प्रोकैरियोट यूकैरियोट ही याद रख के जाए, आप सुकेंद्रिक अकेंद्रिक याद रख के ना जाए, ठीक है ना। उसी तरीके से असहयोग आंदोलन याद रख के नहीं जाना, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन याद रख के नहीं जाना, जो इंग्लिश शब्द है वो याद रख के जाना, और वहां पे जो ट्रांसलेशन लिख के आया है सिविल डिसओबीडियंस का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, जो ट्रांसलेशन एग्जाम में लिख के आया यूपीएससी में हिंदी में, वो वाला यूज करना, ठीक है ना, वो वाला यूज करना। पर आप इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी, रूट वर्ड आप इंग्लिश के याद रखो भैया, मैं पहले बता रहा हूँ, रूट वर्ड आप इंग्लिश के ही याद रखो। और हर एक सवाल को अटेम्प्ट करते समय, हिंदी मीडियम वाले हर एक सवाल को अटेम्प्ट करते समय आप ये करें,
हर सवाल को अटेम्प्ट करते समय आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन भी एक बार पढ़ें कि इंग्लिश में कौन से शब्द यूज़ किए गए, ठीक है ना। अब मान लो वहाँ पे कुछ अलग लिख के आ गया, ठीक है ना, मान लो ऐसा लिख के आ गया प्रोकैरियोट, ठीक है ना, ऐसा लिख के आ गया, मान लो प्रोकैरियोट, ऐसा है देवनागरी में प्रोकैरियोट लिख के आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा लिख के आ गया। तो आप क्या करोगे, अब आपने तो ये पढ़ा नहीं शब्द, अब सुकेंद्रिक अकेंद्रिक लिख के नहीं आया वहाँ पे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट देवनागरी में लिख के आ गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करो, सीधे सीधे इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी पूरी इंग्लिश के याद रखो आप, ठीक है ना, और उसके हिसाब से जो वहाँ जो ट्रांसलेशन लिख के आता है उसके हिसाब से आप करो। अगर सुकेंद्रिक अकेंद्रिक लिख के आया तो अपने आंसर में भी सुकेंद्रिक अकेंद्रिक लिखो, और देवनागरी में अगर प्रोकैरियोट यूकैरियोट लिख के आया है तो देवनागरी में प्रोकैरियोट यूकैरियोट लिखो मेंस में, ठीक है ना। पर आप ये गलती कभी मत करो कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आप याद ही नहीं रख रहे हो, ठीक है ना, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपने याद नहीं रखी तो आपका यूपीएससी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और ये हर एक एस्पिरेंट के लिए जो भी 23 भारतीय भाषाओं में यूपीएससी दे रहा है, ठीक है ना, जो भी 23 भारतीय भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में यूपीएससी दे रहा है, वो सभी छात्रों के लिए ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।